Lakwinder, you are on mute. लखविंदर आप म्यूट पे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी और रीता जी। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव क्या है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम लखविंद्रा है और मैं हिडन पॉकेट कलेक्टिव का आर्टिस्ट पर्सन हूँ जो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। सो हमारा हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काम करती है। बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है बेंगलोर है और हम लोग अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो दिल्ली, केरला, कर्नाटका। तो अभी अभी हम लोग बिहार आया है और बिहार के 4 जिलों में काम कर रहे हैं, गया, पटना, मधुबनी और दरभंगा। तो हम लोग आज बात करेंगे कि सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यौन प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग ने आज सेशन डिजाइन किया है और हम लोग आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली हमारा जो हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ आप सुनाई दे रहे आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली हमारा जो हिडन पॉकेट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ लोगों के साथ काम करती है और बेसिकली महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करती है जो 18 से 35 साल की लड़कियां हैं और वो महिलाएं हैं उनके साथ। ये हमारा जो मुख्य रूप से कहा जाए कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है उसके बारे में लोगों को जानकारी देती है और बताती है कि ये जानना क्यों जरूरी है महिलाओं और लड़कियों को। सो बिहार की कुछ डेटा है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअली बिहार में हम लोग काम क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे क्यों काम करने के लिए आए हैं। तो मैं बात करूंगा कि बिहार में 80% महिलाएं ऐसी है 100 में से जो कि खुद से आभूषण करवाती है। तो हम लोग को ये डेटा सुन करके ऐसा लगा, जान करके ये लगा कि अच्छा 100 में से 80 लोग खुद से आभूषण करवाती है। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि महिलाएं बिना किसी के बताए हुए, बिना किसी के सुझाव के और वो खुद से आभूषण करवाती है। आभूषण करवानी चाहिए बट हम क्या किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में कि नहीं, वो जानना जरूरी है। तो दूसरी बात यह है कि 100 में से 25% ही महिलाएं ऐसी है जो डॉक्टर के सलाह के माध्यम से आभूषण करवाती है। तो ये बिहार का जो डेटा मुझे मिला और इस तरीके से जब मैंने सोचा तो लगा कि नहीं, बिहार के हर महिलाएं और हर लड़कियों को जानना जरूरी है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। और हिडन पॉकेट्स कलेक्टिव यही काम करती है कि लोगों तक मैसेज पहुंचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देती है लोगों को कि आप इसके बारे में जानें एक्चुअली ये क्या है और किस तरीके से काम करती है। तो फिलहाल हमारा इतना ही है, हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हमारे
टीम मेंबर आयशा जी हैं, तो आप लोग के बीच में बात करेंगे। तो आयशा जी आइए। ओके। और तो पूर्णिमा जी, जैसे लखविंदर ने बताया कि हमने स्टडी की थी बिहार में और हमें पता चला कि बहुत सारी जो औरतें हैं बिहार में उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। और देखा गया है कि सब लोग अपने घर में ही कुछ ना कुछ तरीके ढूंढते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, परंतु वो तरीके इतने अच्छे भी नहीं होते। और देखा गया है कि बहुत सारी औरतों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आखिर में जाके डॉक्टर से मिलना पड़ता है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए इस बात पर बात करना बहुत जरूरी है बिहार में, पूरे देश में, पर बिहार की हालत अभी बहुत ज्यादा ही खराब है इसमें। मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ इसमें और मैंने 4 से 5 हजार औरतों के साथ बात की होगी, जहाँ पर आधों को अपने बारे में पता नहीं है। मुझे पता नहीं कि पूर्णिमा जी आपको अपने बॉडी के बारे में कितना नॉलेज है, मुझे पता नहीं, परंतु अधिकांश औरतें, हमारे साथ रीटा जी फिर से ज्वाइन हुई है। रीटा आ रही है, रीटा जा रही है, तो वेलकम रीटा, अगर आप सुन सकती हैं तो। तो मैं बात कर रही थी बिहार में औरतों को अपने स्वास्थ्य के से लेकर जानकारी बहुत कम है। और जब हम बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो औरतों को बहुत शर्म आती है, मुझे भी आती है और मैं जानती हूँ बहुत सारी औरतों को शर्म आती है बोलने में कि मुझे दिक्कत हो रही है। परंतु ये बहुत ही जरूरी है बोलना कि और डॉक्टर से मिलना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है आगे जाके जब बहुत खराब हो जाता है हमारा सिस्टम। तो जब हम लोग अपने हार्ट के बारे में बात करते हैं, हृदय के बारे में बात करते हैं, हम अपने फेफड़ों के बारे में बात करते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाके बोल पाते हैं। परंतु जब बात आती है प्रजनन स्वास्थ्य की, जब बात आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, हम लोग को शर्म आती है कि क्या बोलूं डॉक्टर को जाके, डॉक्टर क्या बोलेगा, बोलेगी, मुझे नहीं पता, मेरे माता पिता मुझे वहां भेजेंगे या नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि हम एक सेशन रखते हैं और औरतों से सीधा उनको जानकारी देते हैं ताकि उनको पता चले, ताकि उनको दिक्कत ना हो। पिछले 1 साल में हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी लड़कियों से बात की थी जो कि अबॉर्शन, जो कि गर्भ समापन है, जो कि शादीशुदा हैं, शादीशुदा नहीं भी हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान जब डॉक्टर्स नहीं थे, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। एक पटना से केस था जहाँ पर एक लड़की, उसको प्रेगनेंसी हो गई थी और उसको नहीं चाहिए था, परंतु उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है, तो उसने सारे पिल्स खा लिए। उसने आई पिल खा लिया, आई पिल का मतलब होता है वो जो इमरजेंसी पिल होता है ना, वो आई पिल खा लिया। उसने दूसरे पिल्स खा लिए और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने। फिर एंड में जाके उसको, क्योंकि वो हमारे पास आई थी, तो हमने उसको पटना हॉस्पिटल भेजा, पटना का जो सेंटर, जो मेन वो है हॉस्पिटल, अस्पताल, वहां पर भेजा उसको। पर इतनी दिक्कत के द्वारा वो वहां पहुंची क्योंकि उसको अपने बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं था। हमारे साथ एक और जना कोई ज्वाइन हुआ है, गैलेक्सी J7। तो फिर हेलो, सेशन शुरू हो चुका है। मैं हूँ आयशा और मैं आपको प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बता रही हूँ और हमारे साथ बाकी और लोग भी हैं। तो बिहार में औरतों की मैं बता रही थी दशा क्या है और कितनी दिक्कत होती है। इसीलिए आज का ये सेशन बहुत जरूरी है कि हम औरतों से सीधा बात कर पाए और उनको बता पाए कि आप अपना स्वास्थ्य, अपना प्रजनन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसको कहते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। अभी बिहार में फिर से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, मेरे को लगता है हो चुका है। डॉक्टर फिर से कोविड पेशेंट के पास जाएंगे। तो अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या प्रेग्नेंट है नहीं है, क्या करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हो क्या रहा है। अगर वो आप समझ गए कि अच्छा ये हो रहा है मेरे यूट्रस में, मेरे गर्भाशय में ये हो रहा है, तो आपको इतनी घबराहट नहीं होगी और आप आराम से डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि ये सेशन लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आगे ले जाती हूँ और क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? गैलेक्सी J7 मैक्स कोई अभी ज्वाइन हुआ है, मैं आपको देख सकती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? गैलेक्सी J7 मैक्स आ रही होगी आवाज, मेरे ख्याल से आप मेरे को देख रहे हैं तो शायद आ रही होगी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको
थोड़ी देर के लिए आपको मैं आपके गर्भाशय के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप अगर स्क्रीन में देख सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? लखविंदर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। तो ये है हमारा जो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मुझे पता है हम सब ने ये स्कूल में पढ़ा है, 10वीं कक्षा में पढ़ा है, और बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा होगा 12वीं कक्षा में। परंतु कितने जानते हैं ये कैसे काम करता है, हमको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही टीचरों को बहुत शर्म आती है पढ़ाने में ये, और कोई डिस्कस नहीं करता है। परंतु ये बहुत ही एक औरत के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में जानोगे अच्छी तरह तो आप आगे जाके डॉक्टर से खुल के बात कर सकते हो। आप अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी मम्मी को अच्छी तरह समझा सकते हो। तो अगर आप मेरा मॉनिटर देख सकते हो तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ ये जो ऑर्गन है कैसा दिखता है। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है योनि, जो सबसे नीचे है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वजाइना। उसके ऊपर हम आते हैं ग्रीवा, उसे कहते हैं सर्विक्स इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कभी बार डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इंग्लिश में आपसे बोलेंगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको मैं इंग्लिश में भी ये वर्ड बताऊंगी तो आपको घबराहट नहीं होगी। अगर डॉक्टर कहेगा आपके वजाइना में कोई प्रॉब्लम है तो आपको समझ आएगा, अच्छा वजाइना मतलब योनि, योनि में कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए मैं इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। फिर है गर्भाशय, इसे कहते हैं यूट्रस, और उसके बाद ऊपर आएगा अंडाशय, इसे कहते हैं ओवरी। फिर ऊपर जो आप एक ऐसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं उसको कहते हैं अंडवाहिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। तो ये पूरा जो सिस्टम आपके सामने है उसके अंदर ही पीरियड्स होता है, उसके अंदर ही अगर आप माँ बनना चाहते हैं तो जो आपका फीटस को क्या कहते हैं, जो बच्चे का सबसे छोटा फॉर्म होता है, जब वो बच्चा नहीं होता छोटा सा फॉर्म होता है उसे कहते हैं फीटस, तो वो बनता है आपके गर्भाशय। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप हार्ट अटैक के लिए, हृदय के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका हार्ट खोलते हैं, वैसे ही ये है आपका ऑर्गन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जानना बहुत जरूरी है। आपका पीरियड्स आपके गर्भाशय से आएगा, और कहाँ से निकलता है, वो योनि से निकलता है, वजाइना से। मैं जानती हूँ ये आपको हो सकता है ये आप सबको पता है, परंतु एक और बार हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके लेट पीरियड्स क्यों आ रहे हैं आपको समझ आएगा, आपका प्रेगनेंसी है या नहीं आपको समझ आएगा। तो आपको जो ये अंडाशय दिखता है यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर स्क्रीन में हाथ घुमा रही हूँ, ये जो अंडाशय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से जो एग होता है, एग मतलब जो छोटा सा अंडा होता है, वो प्रोड्यूस होता है, वहीं से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आपके बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं होता, अगर अंडा प्रोड्यूस नहीं होता तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। आपका, अगर आप माँ बनना चाहती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो वो नहीं होगा। तो इसका होना बहुत जरूरी है, इसका स्वच्छ होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अंडा आता है, प्रोड्यूस होता है, और हर महीने होता है, और वो जाता है अंडावाहिका के पास। अंडावाहिका एक ऐसा पार्ट है जो कि अंडे को बाहर निकालता है और यूट्रस के अंदर भेज देता है। तो आपका अंडावाहिका भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि अंडे को आराम से जाके यूट्रस में बैठने की वो मिले, एक आराम से एक फैसिलिटी मिले। और जब ये होने के बाद, जब अंडा जाके आपके बैठता है यूट्रस में, तब जाके वो वेट करता है वहां पर, और फिर अगर स्पर्म्स जो कि मेन आदमी से हमें मिलता है, अगर वहां से स्पर्म्स मिले तभी जाके बच्चा हो सकता है, नहीं तो क्या होता है, वो अंडा वहीं बैठा रहेगा यूट्रस में और फिर वो निकल जाता है। कैसे निकलता है, हमारे पीरियड्स के रूप में। पर मंथ हमें जो पीरियड्स होते हैं, कुछ लोगों को पर मंथ भी नहीं होते, कुछ लोगों को 2 महीने में एक बार होता है, 3 महीने में एक बार होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अंडाशय है वहां पर शायद कुछ हो चुका है कि अंडा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होती है कि उनको पीरियड्स रोज नहीं आ रहे, उनको 2 महीने बाद आ रहा है या आता ही नहीं है, तो उनको टेंशन होती है, अरे मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे। तो इसका कारण क्या है कि ये अंडाशय में कुछ दिक्कत है या कुछ हुआ है
कि आपका अंडा बना ही नहीं है, इसीलिए पीरियड्स नहीं है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के ऐसे अंदर क्या होता है कि अंडा नहीं आ पाएगा। तो अगर आप बहुत टेंशन में हैं, जैसे कि कोविड में सबको टेंशन है कि मैं बीमार हूँ या नहीं, मेरे घर वाले बीमार होंगे या नहीं, तो हमको बहुत टेंशन है। जब बॉडी को टेंशन होती है तो हमारा ये जो पूरा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके अंदर जो ये अंडाशय है उसको भी टेंशन होती है। तो वो क्या करते हैं, वो बंद हो जाते हैं काम करना। वो सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं है अंडा देने का, क्योंकि बॉडी स्वस्थ नहीं है, तो वो अंडा नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए आपके पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो टेंशन लेने से ये पूरा जो सिस्टम मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत पीछे हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये सारा सिस्टम आपके दिमाग से कनेक्टेड है। आपका जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन कंट्रोल करता है इसको। हॉर्मोन्स, अगर आपने सुना होगा, हॉर्मोन्स जैसी कुछ चीजें होती है हमारी बॉडी में, वो सब इससे काम कराते हैं। और जब हमको टेंशन होती है तो वो हॉर्मोन्स काम नहीं करते, और फिर ये गर्भाशय भी काम नहीं करेगा, ये अंडाशय भी काम नहीं करेगा, ये पार्ट ही काम नहीं करेगा, और फिर पीरियड्स नहीं आएंगे। और कभी कभार क्या होता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई इसमें कहीं आपको लग गई वहां पर, तो ये वाला ऑर्गन खराब हो जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है, तब ये काम नहीं करता। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो ये है इसका प्रोसीजर। ये जो 4 फोटोज आप देख रहे हैं उसी में सब कुछ चलता है। तो हर महीने आपका जो शरीर है, आपका जो प्रजनन स्वास्थ्य का जो ऑर्गन है, वो हर महीने लगातार ऐसे काम करता रहता है। और इसको जानना बहुत जरूरी है कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है। तो हाँ, तो मैं इसको जरा यहाँ स्क्रीन में डाल देती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे अच्छी तरह। हाँ, तो ये है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि इन स्टेज में क्या होता है। आई होप रीटा जी, पूर्णिमा जी, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो और जो नए और भी आए थे हमारे सामने, उनको भी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? जब मैं खत्म करूंगी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ये जो है मेंस्ट्रुअल फेज, वो है आपका पीरियड्स वाला फेज, जब आपका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो उसमें आपका ब्लीडिंग होता है, और कुछ लोगों को 2 दिन का होता है, कुछ लोगों का 7 दिन का होता है, कुछ लोगों का 4-5 दिन का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका 2.5 दिन का ब्लीडिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर 7 दिन का ब्लीडिंग हो। परंतु अगर आपका 14 दिन का ब्लीडिंग चल रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होता नहीं है, सबका बॉडी में इतना ब्लीडिंग होता नहीं है। तो अगर आपको 15 दिन से ब्लीडिंग चल रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि इतना ब्लीडिंग क्यों हो रहा है गर्भाशय से। तो डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं, अच्छा क्या हुआ था, कोई टेंशन है, कोई दवाई खाई आपने, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। और जब ये ब्लीडिंग होती है तो ये जो पार्ट है, जो गर्भाशय से बना हुआ है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो क्या कहते हैं, टूटने लग जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, एक बच्चा बनने के लिए एक अंडा और एक स्पर्म की बहुत जरूरी है। अगर स्पर्म नहीं आता बॉडी में तो वो अंडा टूट जाता है और वो बाहर आ जाता है बॉडी से। तो ये साफ खून है, ये नहीं है कि कोई गंदा खून आ रहा है हमारे शरीर से, ये बिल्कुल साफ खून है। ये वही खून है जो आपका खून जो बाकी सब शरीर में घूम रहा है, वही खून है जो बाहर आ रहा है। तो ब्लीडिंग फेज वो हो गया, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, जो है सेकंड, जहां पर मैं यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ, वो है फॉलिक्यूलर फेज। वहां क्या होता है, अंडा डेवलप होता है, अंडा वहां पर डेवलप होता है। उसके बाद वो वेट करता है ओवरी के अंदर, जो हमने अंडाशय पढ़ा था, अंडाशय, यहाँ पर एक एग तैयार हो रहा है, अच्छा ठीक है मुझे बाहर आना है और मैं शायद प्रेग्नेंट हो सकती हूँ करके वो तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर वो अंडा डेवलप होता है, और जो वो हमारे पास हॉर्मोन्स हैं उसे कहते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो काम करते हैं और अपने ऑर्गन को तैयार करते हैं कि अंडा तैयार हो रहा है, हमारे बॉडी में शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो तैयार हो रहा है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज हमारे लिए बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट फेज है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इसी फेज में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, आप चाहते हो आप प्रेग्नेंट हो,
तो आपको इस टाइम का जानना बहुत जरूरी है। इस टाइम ये एग बाहर आ जाता है, ये अब ये गर्भाशय, ये अभी अंडाशय में नहीं है, ये फेलोपियन ट्यूब जो हमने पढ़ा था, अंडावाहिका, अंडावाहिका के अंदर आ जाता है और वेट करता है स्पर्म कब आएंगे। और फिर वो, और इसकी खूबी क्या है, अंडा बस 24 घंटे रहेगा, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो 24 घंटे के बाद गायब हो जाएगा। तो 24 घंटे के लिए वो वेट करता है कि स्पर्म आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, और अगर आ गया तो फिर आगे जाके प्रेगनेंसी होती है, और अगर नहीं आया तो हम लोग का वो टूट जाता है और बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती और आपका कोई बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है और आपको टेंशन है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, तो आप जरूर याद रखिएगा कि ओव्यूलेशन में कॉन्डम का उपयोग करें, ओव्यूलेशन में सेक्स ना करें, नहीं तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद जो आता है उसे कहते हैं ल्यूटिल फेज। इसमें क्या होता है, स्पर्म्स नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, तो एग को समझ आ जाएगा कि अब मेरे को अपना बॉडी छोड़ने का टाइम आ गया है, तो वो टूटना शुरू कर देगा। जो कुशन बनाया है बेबी के लिए, बच्चे के लिए जो कुशन बनाया है, वो सब टूटने शुरू हो जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे अपने मेंस्ट्रुअल फेज में, जहां पर आपको पीरियड्स हो। तो ये चार जो स्थिति है, इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी सोच सकते हो कि अभी कौन से फेज में हो। अगर मैं देखूं तो मैं अभी शायद हूँ थर्ड फेज में, ओव्यूलेशन फेज में हूँ मैं, कि मेरा हो सकता है ये अंडा आ चुका है नहीं आ चुका है, क्योंकि ये हमें पता कि नहीं आएगा ना, इसका कोई स्पेसिफिक दिन होता है, ये कभी भी आ सकता है उस फेज में, और 24 घंटे आपके साथ रहेगा। तो ये आके आप लोग भी जान सकते हैं कि आप कौन से फेज में हो सकता है आप में से कोई अभी पीरियड्स में हो सकता है आपकी सिस्टर मम्मी कोई पीरियड्स में हो। तो यही चार चीजें चलती रहती हैं। इसी चार चीज को अगर आप समझ पाएंगे, तो अगर आपके पीरियड्स में दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हो कि मेरी दिक्कत कौन से फेज में मेरी दिक्कत हो रही है। मेरे पीरियड्स आने थे, मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए, क्या ओव्यूलेशन में मैंने कॉन्डम यूज किया, क्या दिक्कत आई। तो ये सब आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। क्या आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है इसके बारे में? रीटा और पूर्णिमा, आपको कोई प्रश्न पूछना है? मेरा बस एक ही ये प्रश्न था कि कोई भी फेज है तो लगभग कितने दिनों का वो फेज हो सकता है। जैसे अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो जैसा हाँ। आपने बताया भी कि किसी का वो 2 दिन का हो सकता है, किसी का 7 डेज का, किसी का हाँ। 15 डेज का भी। हाँ, पर अगर थर्ड फेज की बात करें तो वो कितने दिनों बाद हो सकता है? ठीक है। तो क्या होता है कि ये पूरा जो साइकिल है वो सबका अलग अलग चलता है। जैसे कि मेरा साइकिल चलता है 36 डेज। 36 को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, वो समझ रही हूँ, 36। 36 दिन का है मेरा साइकिल। इस 36 दिनों के बीच में मेरा ये चलेगा। तो मेरा होता है मेरा 2.5 दिन का पीरियड्स होता है। तो लगा लो, तो हो गया मेंस्ट्रुअल फेज 2.5 दिन का। फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लीडिंग सब स्टॉप होने का, तो लगा लो 4-5 दिन उसमें चले गए। उसके बाद 5वें दिन के बाद से मेरा शुरू हो जाता है फॉलिकल फेज। अब ये फॉलिकल फेज में भी थोड़ा टाइम लगता है, लगा लो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे तक चल रहा है, तो 5 दिन इसका लगा लो। अंडे को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो वो लगा लो 5-6 दिन उसमें लग गए। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में ही अंडा निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि एक दिन ओव्यूलेशन का टाइम है, उस प्रिपरेशन में ओव्यूलेशन में हो सकता है कि 5-6 दिन लग गए, और उस 5-6 दिन के एक दिन में वो अंडा बाहर आएगा और आपको पता भी नहीं है कि कौन से दिन आएगा। तो जैसे 36 दिन मेरा है, तो कहा जाता है कि जिसका 28 डेज का अगर साइकिल है, सोचिए 28 डेज बाद किसी को पीरियड्स आते हैं, बार बार 28 डेज के बाद आते हैं, तो माना जाता है, सबके एक्सपीरियंस से, डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस से बोला जाता है कि 14 दिन, फिर आपके 14 दिन को आपको अंडा आपका ओव्यूलेट करेगा, बाहर आएगा। तो वो 14 दिन में ओव्यूलेशन हो रहा है। तो अगर मेरा 36 का डे है, तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि 30 डेज वालों का अगर 16 दिन में आता है,
तो 36 का कब आ सकता है? तो मैं वैसे कैलकुलेट करके बता सकती हूँ कि अच्छा, तो मेरे पहले फर्स्ट पीरियड्स डे के 15 या 16 दिन बाद मेरा ओव्यूलेशन आ सकता है, अंडा रिलीज हो सकता है। तो इन सबको आप, क्योंकि हमारी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये मशीन नहीं है कि स्पेसिफिकली 2 दिन बोला तो 2 दिन ही करेगी, 3 दिन बोला तो 3 दिन करेगी, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव और बहुत अलग वे में चलती है। तो जो पीरियड्स आपको आने थे 28 डेज में, वो हो सकता है आपको आए 36 डे में, क्योंकि हो सकता है आपने कोई दवाई खा ली, आपने कोई स्ट्रेस ले लिया, कोविड में घर के आसपास कोविड चल रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस है, आपके एग रिलीज हुआ ही नहीं, मतलब ओव्यूलेशन में होना था वो हुआ ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अगर एग रिलीज ही नहीं हुआ तो आपकी पीरियड्स नहीं आएंगी, वो पीछे हो गया। तो फिर बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स और इतना सेंसिटिव है कि वो चेंज होता रहता है। परंतु आप हर एक पीरियड, हर एक फेज को एक 5 से 10 दिन का टाइम दे सकते हो और देख सकते हो कि कितने इतने टाइम में होता है। तो पहला वाला अगर आप लगा लो 7 दिन तक ऐसा चलेगा, फॉलिकुलर फेज भी 7 या 8 या 10 दिन तक चलेगा, उसके बाद आएगा हमारा ओव्यूलेशन पीरियड, और उसके बाद आएगा जो लास्ट वाला पीरियड है, ऐसे चलेगा पूरे उसमें। और इसके बारे में एक्चुअली समय थोड़ा कम है, इसके बारे में अच्छी तरह जानने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बैठ के समझने में, क्योंकि जो मेरा बॉडी है, जो आदिरा का बॉडी है, रीटा का बॉडी है, सबका बॉडी अलग अलग है। अगर अभी मैं पूछना शुरू कर दूं कि आप सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड कितना है, टाइम कितना है, तो हम सबका शायद अलग अलग दिन है। तो पूर्णिमा जी, जैसे मैं कह रही हूँ, इन सबका आप 7 से 10 दिन लगा लो, इन सबका पीरियड वैसा चलेगा और ये है स्टैंडर्ड। पर अगर आपको टेंशन हो गया, अगर आपको कुछ दिक्कत हो गया है और कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो हो सकता है ये और ज्यादा लंबा खींचे। और कुछ लोगों को देखा गया है स्ट्रेस के टाइम में, कुछ लोगों को 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आए, मतलब ओव्यूलेशन में अंडा रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि इस बॉडी में इतना स्ट्रेस था कि ब्रेन ने बोला अब हम लोग अंडा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्योंकि बॉडी में क्या होता है, जब अंडा बाहर आता है, बॉडी को वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बेबी को सुरक्षित रूप में हम लोग संभाल पाएंगे गर्भाशय में। परंतु जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि स्ट्रेस हो रहा है और हम लोग बेबी को अच्छी तरह नहीं रख पाएंगे, तो वो स्टॉप कर देता है, तो हमारा अंडा रिलीज नहीं होता। तो इसीलिए ये सारे जो फेसेस हैं उनका 7 to 10 डेज लगा लो आप, और अगर कुछ दिक्कत आती तो और आगे भी बढ़ सकता है। और अगर मैं बात करूँ अबॉर्शन की, क्योंकि अबॉर्शन एक ऐसा टॉपिक है कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, परंतु ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर महिला कहीं ना कहीं अबॉर्शन शब्द सुन चुकी हैं और बहुत सारी औरतें अबॉर्शन करवा चुकी हैं, परंतु वो नहीं जानती कि उनके बॉडी में हुआ क्या, कि डॉक्टर ने किया क्या और गर्भाशय के साथ हुआ क्या। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं बस अब ज्यादा समय ना लेके 2 मिनट में आपको जल्दी से बताती हूँ कि अबॉर्शन में क्या होता है। तो अबॉर्शन में क्या होता है, जो अंडा है वो आ चुका है, स्पर्म्स भी हमें मिल चुका है और वो जाके यूट्रस में फिक्स हो चुका है, तो आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। परंतु किसी कारणवश महिला को लगता है मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, या मेरी शादी ही नहीं हुई है, मैं नहीं सोच सकती। तो क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाके वो बात कर सकती हैं और डॉक्टर उनको कुछ दवाई देते हैं। दवाई तब तक खा सकते हैं जब तक आप 7वें वीक में या 8 वीक तक हो, क्योंकि तब फीटस बहुत छोटा होगा, तो उसको मेडिसिन के थ्रू आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन देंगे, तो उससे क्या होता है, जो आपके यूट्रस में जो लाइनिंग है, जो कुशन बना रखा है फीटस को पकड़ने के लिए, वो कुशन को निकालने का काम वो दवाई करती है। वो दवाई वो कुशन्स को निकाल देती है। और जो मैंने ग्रीवा आपको बताया था, सर्विक्स, जब फीटस बन जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, तो ये जो ग्रीवा है नीचे, सर्विक्स, जो ऐसे यहाँ पर है, ये वाला पार्ट, वो टाइट हो जाता है। टाइट क्यों होता है? क्योंकि उसको वहां पर फीटस को या बच्चे को होल्ड करना है ताकि नीचे ना गिरे। तो ये दवाई क्या करती है, ये दवाई उसको खोलने की कोशिश करती है ताकि वो फीटस बाहर आ जाए। तो ये वाला काम वो दवाइयाँ करती है। तो अगर आप पहुंच के 12, 15, 16 वीक
जहाँ पर अब थोड़ा बड़ा हो चुका है फीटस, अब दवाई काम नहीं करेगी, तो डॉक्टर थोड़ा इक्विपमेंट यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, ताकि उससे वो ग्रीवा को खोल पाए, सर्विक्स को खोल पाए, जो कि बहुत टाइट होता है, और वहां से वो क्लीन कर दे अंदर। और ये क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ढंग से सेफ अबॉर्शन नहीं कराते तो आपको बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, और किसी कारणवश भी बॉडी से अगर बहुत सारी ब्लीडिंग हो तो वो हानिकारक है। अगर 15 दिन तक आप ब्लीड कर रहे हो, आपके पास ताकत ही नहीं है हिलने की, खाना खाने की, तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और देखा गया है बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि उनको पता ही नहीं बॉडी में क्या हो रहा है, वो पहुंचती हैं डॉक्टर के पास जब वो 15 दिन तक ब्लीड कर चुकी, तो डॉक्टर के पास भी कोई उपाय नहीं होता उनको बचा पाने का, या उनके पास, उनको भी समझ नहीं आता, वो लोग, उनको लगता है कि इतना देर कहाँ थी, उनको आना चाहिए था हमारे पास, इतना देर क्यों वेट किया। तो ये होता है अबॉर्शन में, सिंपल सा प्रोसीजर है। और हमेशा अगर आप हो सके तो अपने दोस्तों से भी बोलिए, जिनको आप जानते हैं सबसे बोलिए, अबॉर्शन गर्भ समापन भारत में कानूनी है, और वहां पर क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ये लीगल है, ये कानूनी है, और कोई डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। आपको चाहिए तो हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी संस्थाओं से जो अच्छे डॉक्टरों को जानते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं बॉडी में क्या हो रहा है, और फिर आगे जाके अबॉर्शन करा सकते हैं। तो इतना मैं बस बोलना चाहती हूँ अबॉर्शन के बारे में, ताकि आपको पता चले कि अच्छा बॉडी में इस ऑर्गन के अंदर क्या होता है और क्यों होता है। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो मेरा एक छोटा सा वो था, एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन, हाँ, अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ पर पूर्णिमा जी हैं और रीता जी भी हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपके पास कुछ वो है, कुछ तकलीफें हैं जो आपने देखी हैं बिहार में और आप शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ आप शेयर कर सकते हैं। और लखविंदर, आपके पास कुछ 3 क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। तो रीता जी और पूर्णिमा जी, अगर आप चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो वो सब। हम आपसे ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी कभी कभार उनके साथ इस अभियान में काम करते हैं, तो हमें जब एविडेंस मिलता है यंग लोगों से कि उनको ये दिक्कत हो रही है, तो हम इस मीटिंग में बोल पाते हैं कि यंग लोगों को ये दिक्कत हो रही है, तो आप इस चीज पे भी और काम कीजिए। क्योंकि अगर मैं कल बोलूं कि बिहार से कुछ लोगों ने बोला कि उनको ये सुविधाएं चाहिए, तो सरकार को भी पता चलेगा अच्छा लोगों की मांग ये है। परंतु अगर हम बोलेंगे नहीं, औरतें बोलेंगी नहीं, तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि इनको क्या चाहिए, तो वो कुछ करेंगे नहीं। इसीलिए ये जो हमने टाइम रखा है वो हमने रखा है ताकि आप कुछ प्रश्नों का आंसर दे पाए, और फिर हम उसको आगे अपने अभियान में सरकार या जो अथॉरिटी है उनसे बोल पाए कि ये हमारी मांग है। तो लखविंदर, अगर आप वो क्वेश्चंस रख सकते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। तो ज़्यादा नहीं, मेरा एक दोस्त 3 सवाल है, आप लोग से पूछूंगा, और आप लोग अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जानना है कि अ, जरूरी क्यों, बस इसलिए आप लोग से सवाल रख रहा हूँ। सबसे पहले मेरा एक सवाल है पूर्णिमा जी, कि महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानना जरूरी क्यों है? महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानना जरूरी क्यों है? ये जानना क्यों जरूरी है? जरूरी क्या तो लगता सभी के लिए है, और महिलाओं का बेसिकली देखें तो होता क्या है, अगर हम उससे अवेयर नहीं होते हैं तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं जिन पे हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं और उस मिथ्स को ही सही समझ लेते हैं। और जैसे अभी एक साइकिल के बारे में बताया गया कि पीरियड्स 4 फेजेस से होकर गुजर रहा है, कौन सा ऐसा फेज होगा जब अ, एक इंटीमेसी होगी, सेक्स होगा, देन उस फेज में ही, जैसे बहुत लोगों को होता है कि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स होती है कंसीव करने में, तो उन लोगों को वो अपना हेल्थ पता ही नहीं है या उस साइकिल के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब वो सेक्स कर रहे होंगे तो वो इजीली कंसीव कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी मिथ्स रहते हैं, आई डोंट नो कितना उसमें सच्चाई है, कि बोलेंगे कि
पीरियड्स टाइम पे अगर कोई सेक्स कर रहा है तो उस टाइम पे भी क्या कहते हैं प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों से वेल अवेयर होंगे तो कोई कुछ भी कह रहा है तो ऐसे आँखें बंद करके भरोसा नहीं कर लेंगे। खुद अवेयर होंगे तो अपने डिसीजंस अपने हिसाब से ले पाएँगे। तो आई थिंक सबको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होंगी और स्पेशली महिलाओं को तो ज़रूरी है ही क्योंकि उन्हीं का ही है, पर महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी जानना ज़रूरी होना चाहिए आई थिंक। थैंक यू पूर्णिमा जी। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेसिकली आप एक सेकेंड, अभी हमारे साथ श्रेया शेट्टी जी ज्वाइन हुई हैं। तो हाय श्रेया, श्रेया ये सेशन हाय। हाय श्रेया, ये सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनसे कुछ सवाल हम लोग पूछ रहे थे ताकि हम लोग उसको आगे सरकार के सामने रख पाए कि ये मांगे हैं बिहार से। तो ये प्रश्न खत्म करके, जब ये प्रश्न थोड़े खत्म हो जाएंगे, तब श्रेया जी मैं आपके लिए रिपीट कर सकती हूँ जो मैंने पिछले 20 मिनट बोला है। तो इसलिए पर धन्यवाद ज्वाइन करने का। तो हम लोग ये प्रश्न थोड़ा खत्म करके फिर एक और बार रिपीट कर सकते हैं कि सेशन में क्या हुआ। हाँ लखविंदर, आप पूछ सकते हैं बाकी क्वेश्चन। तो बेसिकली पूर्णिमा जी आप एमपी से हैं और अभी बिहार के शेखपुरा जिला में काम कर रही है या शेखपुरा में है। तो सपोज आपको बहुत सा लर्निंग भी हुआ होगा बिहार के बारे में, जानकारियाँ मिली होगी। तो मेरा एक ये सवाल है कि अगर आपको सपोज शेखपुरा में शेखपुरा जिला में अगर आपको डीएम बना दिया जाए तो आप सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर आप क्या कर सकेंगे? तो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर आप क्या करेंगे? सपोज आप शेखपुरा के डीएम हैं। तो अभी तो इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हाँ सबसे पहले तो कुछ लोगों से बातचीत करनी होगी, महिलाओं से ही देखना होगा लोग कितने कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक पे बातचीत करने को लेकर। और जैसा मेरा भी पास्ट 2 ईयर का यहाँ पे जैसा एक्सपीरियंस रहा है तो कोई ओपनली इस चीज को लेके बातचीत नहीं करता है। इवन कोई महिला भी महिला से अगर सवाल कर रही होती है तो वो शर्माते हैं, उस चीज पे बात ही नहीं करते, इवन एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। इस तरीके की भी सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो उनको उस कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी महिलाओं को ही कि वो अपने बातों को एक महिला के सामने तो एटलीस्ट रख पाए। उसके बाद उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं और देन उस बेसिस पे आगे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। Thank you. थैंक यू पूर्णिमा जी, क्योंकि जैसे आपने कहा ये सवाल बहुत ही मुश्किल है कि क्या करना चाहती है आप महिला के लिए। क्योंकि अगर मुझसे अगर कोई पूछे मैं क्या करना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी कि मुझे सारे पैड्स और जो है बिल्कुल फ्री चाहिए। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि हम लोग पैसे दे के पैड्स खरीदे, और जो कि गवर्नमेंट का बहुत क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो औरतों को फ्री में पैड्स दे। क्योंकि ये हर महीने सबके साथ हर महीने होता है और ये अधिकार है। क्योंकि ये नहीं कि हम लोग ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, ये एक ऐसा है कि सबके साथ होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप क्या चाहेंगी तो मैं बोलूँगी कि सारे पैड्स जो विस्पर हो, स्टे फ्री हो, सब फ्री होने चाहिए। क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है, ये हमारे स्वास्थ्य का अधिकार है और ये गवर्नमेंट को इसका खर्चा लेना चाहिए, ना ही हमारे ऊपर आना चाहिए। और गवर्नमेंट को और पैसा डालना चाहिए और टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा डालना चाहिए कि और कितना बेहतर बना पाए औरत का एक लाइफ। कि क्योंकि पीरियड्स तो एक चीज है, उसके दौरान हम सब जानते हैं कि एक हफ्ते पहले पीरियड्स की हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें गुस्सा आता है, हमें सर दर्द होता है। तो किसी को तो इस सब का ख्याल रखना चाहिए। और गवर्नमेंट सरकार अगर सोचे कि अच्छा ठीक है, औरत का हम ख्याल कैसे और बेहतर कैसे बना पाए, इनको कंफर्ट कैसे और दे पाए, उस पर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बोला कि और लोगों से बात करना, जितना हम ज्यादा बात कर पाएंगे उतना ये साधारण सी बात लगेगी। और फिर जो छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, जिनको कुछ कुछ पता भी नहीं है उनकी बॉडी में क्या है,
वो लोग भी फिर समझेंगे अच्छा ये ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सही है, ये ठीक है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, और वो और आगे खुल के जी पाएंगे। तो थैंक यू पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आगे रखा। वो अभी अभी हमारे साथ श्रेया जी जुड़े हैं, और श्रेया जी से एक छोटा सा सवाल है, और उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि श्रेया जी, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। एक सवाल है कि सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको यौन प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं, इसको सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या समझ में आता है? जी, फिर से बताइएगा। यौन प्रजनन स्वास्थ्य सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, क्या समझ में आता है ये शब्द सुन करके? सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको यौन प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जी जी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर मेरा समझ ऐसा है कि कैसे हम लोग अपना अपना बॉडी को बस समझे कैसा काम करता है। बहुत ऐसा साइंटिस्ट भी हम नहीं जानते हैं कि महिलाओं का जो बॉडी है वो कैसे काम करता है। तो वही जानना बहुत जरूरी है, और उसका जानकारी अभी भी बहुत कमी है दुनिया में। तो और गांव में तो बेसिक नॉलेज अपने बॉडी के बारे में नहीं जानते हैं कि पीरियड्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, या जो सेक्सुअल नीड होता है वो क्या होता है, महिला को क्या नीड होता है। तो शायद उसके ऊपर हो रही है बात। थैंक यू श्रेया जी। एक और छोटा सा सवाल है कि ऐसा क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो महिलाएं और लड़कियों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारियां मिल सके, क्या करना चाहिए क्या रिप्रोडक्टिव करना सिस्टम के चाहिए बारे में? ताकि लड़कियों को इसके बारे में जानकारी मिल सके? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हम लोग को कौन से कदम उठाने चाहिए जो लड़कियों और महिलाओं को श्रेया जी, यौन आपको क्या प्रजनन। लगता है, आपको क्या लगता है, जैसे हमने पूर्णिमा जी से पूछा, अगर आपको मैं बोल देती हूँ श्रेया जी, आप सीएम बन चुकी हैं बिहार की, और आपके पास सारे पावर हैं, सारी ताकत है कुछ भी करने के लिए, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बिहार में, आप क्या करोगे? आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं बताऊं कि इसके बारे में खुले में बात करना चाहिए तो मैं इधर झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं अगर खुले में बात करने लगूं तो लोग इसको समझेंगे नहीं, टैबू मानते हैं अभी भी। तो ऑफ कोर्स भागने लगेंगे कि क्या ही बोलते हैं ये लोग, पागल हैं, कुछ भी बोलने आए हैं। तो सब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो धीरे धीरे उनको उनका पहले क्वेश्चंस पूछना चाहिए, सवाल अ, बस महिलाओं के बीच में थोड़ा सा उठाना चाहिए कि ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है, तो आप इस समय किस तरह परेशानी झेलते हैं। तो सवाल उठाने पर उसके ऊपर वो खुद सोचे, उसके बाद हम लोग बोले कि इसका सॉल्यूशन है। तो वो सही अप्रोच हो सकता है। पर मैं अगर बोलूं कि बस जाकर बात करना शुरू कर दे ऑल ऑफ अ सडन, मैं अगर बोल दूं सेक्स 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 उनके सामने, तो जरूर वो भाग जाएंगे मेरे से दूर। पीरियड्स 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 करके बोलूंगी तो क्यों सुनना पसंद करें, कोई किसी को अनकंफर्टेबल क्यों कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। अगर किसी के सामने अगर अगर ऐसा शब्द बोल दिया जाए तो वो बंदा वहां पे टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। ये है हकीकत में जो आपने शेयर की है। हमारे साथ एक और जना है, रीटा देवी।
आपको कुछ बोलना है रीटा देवी? कुछ आपको मैं देख रही हूँ, आप बहुत देर से सुन रहे हैं हमें। आप कुछ बोलना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए बिहार में ताकि और औरतों को ज्ञान मिले, या क्या आपकी कोई मांगे हैं जो आप सरकार से बोलना चाहते हो? अरे इस पे ध्यान दीजिए, आप उस पे ध्यान दीजिए, आप कुछ बोलना चाहते हो? आप म्यूट पे हैं रीता जी, आप बिल्कुल बोल सकते हैं म्यूट पे करके। आप म्यूट जो पे भी है आप शेयर कर सकते हैं जो लगता है आपको इसके बारे में। यहाँ पर सभी औरतें हैं, बस लखविंदर ही है जो औरत नहीं है फिलहाल, बट बाकी सब औरतें ही हैं। तो और ऐसी बहुत कम जगह ही मिलती हैं हम सबको जहाँ पर बस औरतें आके खुल के आपस में बोल पाती हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको समझाओ और हम जानना चाहती हैं। कोई राजकुमार राजन वो भी है। एक सेकेंड रीटा जी, हाँ आप अनम्यूट हो गई हैं, आपको कुछ बोलना है? आपको मैंने देखा आप अनम्यूट हो चुके हो, आपको कुछ बोलना है रीटा जी? अगर नहीं भी बोलना तो कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में बहुत क्योंकि मैं 5 साल से इसमें काम कर रही हूँ, इसलिए मैं भी झिझक बोल पा रही हूँ, परंतु मुझे पता है 5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाती। ठीक है, तो आप शायद वो का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनका आवाज नहीं आ पा रहा है, शायद वो रीता जी एक बार चेक कर सकती है, शायद वो बोलना चाह रहे होंगे बट ठीक है, अभी उनने वो अनम्यूट। म्यूट पे है। तो मैं आप सबसे एक और छोटे से हेल्प चाहती हूँ। मेरे पास एक सर्वे लिंक है जो मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल दूंगी, क्या आप मैं आपको दिखा दूंगी उसको कैसे फिल करना है, प्लीज आप एक बार फिल कर दीजिए। इससे हमें समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा, जैसे आप हैं यहाँ पर, आप लोग क्या समझते हैं इस अभियान के बारे में, आप क्या चाहते हैं, और फिर हम इसको आगे जब हम लोग ये सारे एविडेंस के रूप में सरकार सबको दिखा रहे हैं कि अच्छा हमको और सुविधा चाहिए और हेल्प चाहिए, तो ये सब आगे जा सकता है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चैट में डाल देती हूँ वो फॉर्म, मैंने चैट में डाल दिया है। मैं आप सब देख पाएंगे वो चैट, वो जो मैंने लिंक डाला है, तो अगर आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना स्क्रीन ज़रा शेयर करके एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रश्न हैं और आप क्या क्या फिल कर सकते हो। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो ये है स्क्रीन में बिहार स्वास्थ्य अभियान। आप लोग एक बार प्लीज वो लिंक में जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है उसको देखिए। इसमें बस 5 क्वेश्चंस ही हैं, 5-6 क्वेश्चंस है, बहुत छोटा सा एक शीट है ये। इसमें पूछा गया है आपकी उम्र क्या है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई 18 के, जो 18 से नीचे हैं वो ये सब सुने, क्योंकि उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, तो हम ऐसे जल्दी जल्दी में उनसे बात नहीं कर सकते। तो आपकी उम्र क्या है, आप कौन से शहर में अभी रहते हैं, क्या आपको गर्भ समापन जिसको अबॉर्शन कहते हैं उससे जुड़ी कोई जानकारी है, क्या आप गर्भ समापन कानूनी तरीकों से करा सकते हो या नहीं, क्या लड़कियों को अपनी बॉडी पर फैसला लेना, अपने शरीर पे फैसला लेने का हक है, आप डॉक्टर के पहले जाने से मिलने से पहले किससे बात करते हैं। जैसे कि मैं अगर मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है तो मैं अपनी मम्मी से पहले बात करूंगी और फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो वो कौन है जिससे आप पहले बात करते हो और फिर डॉक्टर के पास जाते हो। अब आप सेफ हैं, ये हमारे जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो हम अभियान कर रहे हैं उसका स्लोगन है ये, बिहार अब आप सेफ हैं। ऐसे सेशन अटेंड करके अगर आप ज्यादा जानकारी लेंगे तो आप सेफ फील करेंगे। क्या ये नाम इस अभियान से जुड़ सकता है, क्या ये अच्छा नाम है? तो अगर आप प्लीज ये कुछ 6 क्वेश्चंस का आंसर अगर कर पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमारे इस अभियान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्या आप सब लोग ये शीट देख पा रहे हैं क्या? अपने फोन के थ्रू ये शीट अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज इसको फिल कर दीजिए। और इसके बाद मैं इस शीट पे आती हूँ। क्या हमारे साथ अभी भी श्रेया जी हैं? हाँ, श्रेया जी हैं।
तो श्रेया जी, मैंने बहुत ही जल्दी में पूर्णिमा जी और रीटा जी यहाँ पर थे, उन सबके साथ जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है हमारे मेंस्ट्रुअल का, उसका डिस्कशन किया था। आपको कोई नॉलेज है क्या कि कैसे चलता है बॉडी सबके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे काम करता है? आपको नॉलेज है उसके बारे में? क्या आप लोग सब फॉर्म फिल कर रहे हैं? कोई आवाज नहीं आ रही है। जी जी, है नॉलेज। अच्छा, तो आपके नॉलेज है। आपको कोई प्रश्न पूछना है उससे रिलेटेड? उससे रिलेटेड अभी तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप ज्वाइन हुई है हमारे साथ, तो मैं नहीं चाहती कि आप बस ऐसे आके चले जाएं। तो आपके लिए मैं, जैसे कहते हैं ना, क्रैश कोर्स, वो जल्दी से कर देती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, जो आपको आता है ऑलरेडी उसका रिवीजन हो जाए। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है या कुछ आपको लगता है मैंने नहीं बोला, तो आप प्लीज शेयर करिए, ताकि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनको भी मिले और मुझे भी आए। अगर मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, मुझे भी मिले। तो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके सामने है। अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो बहुत ही जरूरी पार्ट्स हैं ये सारे। एक है योनि, जिसे कहते हैं वजाइना, ग्रीवा जिसे कहते हैं सर्विक्स, गर्भाशय जिसको कहते हैं यूट्रस, अंडाशय जिसे कहते हैं ओवरी, अंडवाहिका जिसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और भी नाम है, बाकी सब पार्ट्स हैं, बट बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है, जानना काफी है हम सबके लिए कि ये बेसिक चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। हर एक महीने हमारे अंडाशय से एक अंडा डेवलप होता है और वो अंडवाहिका के पास आता है। वहां से वो जाके हमारे गर्भाशय में बैठता है। अगर आदमी के द्वारा हमें स्पर्म्स मिलते हैं तो वो जाके यहाँ पर अटैच हो जाता है और प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। अगर वो नहीं आता, स्पर्म्स नहीं आता, तो जो गर्भाशय में जो कुशन बना रखा है वो सारा ब्रेक डाउन हो जाता है और पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। ये सिंपल सा प्रोसीजर हर महीना होता है। कुछ औरतों में हर महीना नहीं होता है, उनका होता है 2 महीने बाद एक बार हो जाता है। और कुछ लोगों का बहुत दिक्कत होती है, उन्हें पीरियड्स ही नहीं आते, क्योंकि हो सकता है उनका अंडाशय में कुछ दिक्कत हो। और अंडाशय में अगर दिक्कत है तो अंडा डेवलप नहीं होता और फिर प्रेगनेंसी भी नहीं होती और पीरियड्स भी नहीं आते। इसीलिए डॉक्टर्स को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि अंडाशय में प्रॉब्लम जो है उसको फिक्स कर पाए। दूसरा है, इसमें 4 प्रोसेस है। एक है मेंस्ट्रुएशन फेज, जहां पर हम ब्लीडिंग में होते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, जहां पर अंडा डेवलप होता है और वो ओवरी में बैठा होता है। ओव्यूलेशन फेज जो तीसरा आप देख रहे हैं वो है जहां पर अंडा रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के लिए वो जाता है बाहर ताकि वो स्पर्म को ढूंढ पाए। और आखिरी है ल्यूटियल फेज, जहां पर वो आइदर मिल पाया है स्पर्म से या नहीं मिल पाया है। अगर मिल पाया है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, नहीं मिल पाया तो वापस आ जाएगा फेज 1 जो कि ब्लीडिंग है। तो ये बेसिक हमारे 4 फेसेस है जहां से हर औरत गुजरती है, कहीं ना कहीं अपने टाइम में गुजरती है। तीसरा जो फेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताएगा अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी करना तो इसी समय आपको सेक्स करना होगा, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी होगी। अगर आप अविवाहित हो, अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी बाद में बच्चा करेंगे, अभी नहीं करना, तो इस समय आपको बहुत ध्यान देना होगा। आप कॉन्डम यूज करो, आप कुछ और तरीके, साइंटिफिक तरीके, जैसे कि दूसरे पिल्स आते हैं डॉक्टर की सहायता के साथ, वो सब का यूज करो ताकि आपको प्रेगनेंसी ना हो पाए। तो ये थर्ड फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड फेज में जो अंडा रिलीज होता है वो बस 24 घंटे ही बैठता है। 24 घंटे बाद वो डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में, टूट जाता है और वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। तो इस 24 घंटे में अगर आपने सेक्स किया है विदाउट कॉन्डम तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। और अगर आप कॉन्डम यूज करते हो या सेक्स नहीं करते हो तो आपकी पीरियड्स आ जाते हैं। तो इस 4 फेज को समझना बहुत जरूरी है, इसका बेसिक क्या है, ये कैसे काम करता है। और पूर्णिमा जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये सारे फेज कितने कितने दिन तक रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका बॉडी का क्या है साइकिल। मेरे बॉडी का 36 डेज का है,
बाकी सबका अलग दिन का होता है, कुछ लोग का होता है 28 डेज, 30 डेज, 31 डेज। तो सबका ऐसे से बदल बदल के डेज चलता है, उसके हिसाब से 4 फेस आएंगे। तो कुछ लोग का हो सकता है 7 दिन का पीरियड्स चले, फिर उसके बाद 7 या 10 दिन फॉलिकल फेज चले, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ 10 दिन या 7 दिन ओव्यूलेशन फेज चले, और उसके बाद जो आखिरी फेज है वो चले। तो सबके बॉडी के हिसाब से वो फेज काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, जब किसी को स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, अभी कोविड में सबको ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि सब बीमार हुए जा रहे हैं, लॉकडाउन आ गया है, हम लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, कॉलेज बहुत टेंशन है। इसमें आपका जो आपका मेंस्ट्रुअल ऑर्गन है, ये जो आपका ऑर्गन है उसको भी स्ट्रेस होता है। उसके कारण ये जो हमने अंडाशय में बोला है एग डेवलप होता है, वो एग डेवलप नहीं होता, उसको वो ब्रेन के सिग्नल के थ्रू स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है बॉडी स्ट्रेस में है तो हम सिग्नल नहीं देंगे अंडा डेवलप करने का, तो आपके पीरियड्स लेट होना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका मेंस्ट्रुएशन को डिले कर सकता है, पीछे कर सकता है। अगर आप कोई दवाई ले रही हैं, आपको फीवर हुआ आपने दवाई ली, आपको कोई बीमारी थी, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हुआ आपने दवाई ली, तब भी ये अंडाशय में शायद डेवलप ना हो, क्योंकि बॉडी को लगता है कि शायद आपका बॉडी जो हमें प्रेगनेंसी करना है उसका ख्याल नहीं रख पाएगा, तो वो अंडा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इन कारणों के कारण शायद पीरियड्स लेट हो सकते हैं। और एक और चीज पूर्णिमा जी और जो यहाँ पर है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं और आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आप शादीशुदा हैं और आपने सेक्स किया है, कोई से भी फेस में किया है और आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं, प्लीज एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम अपने बॉडी को बोल नहीं सकते कि अच्छा बॉडी 7 दिन बाद ऐसे करेगा, 7 दिन ऐसे करेगा, बॉडी अपने हिसाब से काम करेगा। तो वो अंडा कहाँ कब बाहर है हम में से कोई नहीं जानता। तो आप प्लीज, अगर आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट एक बार करा लीजिए, ये कंफर्म करने के लिए कि प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप चाहते हो कि आप आगे नहीं जाना चाहते किसी भी कारणवश, जैसे आप अविवाहित हो, आप बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएंगे, आपके फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, आपको घबराहट है नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप सोचते हैं कि मुझे सेफ अबॉर्शन गर्भ समापन करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप प्रेग्नेंट हो और आप नहीं चाहते हो, और आप आगे जाके डॉक्टर से बात कर सकते हो। और ये मैं बताना चाहती हूँ इस कॉल में, भारत में 20 हफ्ते तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं। 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराना दिक्कत वाला काम है। अभी लॉ में कुछ बदलाव आया है बोल के 20 और 24 हफ्ते में भी आप अबॉर्शन करा सकते हो, बट वो उसमें एक मेडिकल बोर्ड बैठेगी, बात करेगी, डिसाइड करेगी, और फिर अबॉर्शन ही मिल पाएगा। और वो कुछ स्पेसिफिक औरतों के लिए है, जो रेप विक्टिम हैं, जो थोड़ा हैंडीकैप्ड है, उन सब के लिए है। परंतु हम लोग अगर बोले 20 हफ्ते तक हम आराम से अबॉर्शन करा सकते हैं, डॉक्टर के द्वारा करा सकते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहले हफ्तों में ही पता चल जाए, 5वें हफ्ते में, 6 हफ्ते में कि आप प्रेग्नेंट हो और आप आगे नहीं जाना चाहते, तो आप आराम से डॉक्टर से मिलकर बात करके प्रोसीजर करा सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो ये अभियान इसलिए भी है कि श्रेया जी आपने क्योंकि स्टार्टिंग मिस किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ बिहार की हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि बहुत सारी औरतें 70 और 80% वुमेन सारे जो अबॉर्शन फैसिलिटीज है वो बाहर से कराते हैं, जिनके कारण उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत लोग इससे मरे हैं, मतलब वो आखिरी स्टेज में जाकर डॉक्टर से मिले हैं जहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम ये अभियान कर रहे हैं ताकि औरतों को पता चले कि अबॉर्शन आप करा सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर की हेल्प के द्वारा, मैं जानती हूँ एक डॉक्टर से बात करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर आपको कई बातें सुनाएंगे कि आप अविवाहित तो आपने कैसे कर लिया ये सब, परंतु अपने आप करके बॉडी में पता नहीं क्या क्या करके गलत दवाइयाँ लेकर, ये हो चुका है ऐसे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिन्होंने सारे पिल्स खा लिए और उसके बाद वो 14 दिन तक ब्लीडिंग में थे और फिर आखिरी में डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ा। तो आप, मुझे पता है कुछ लोग डॉक्टर होते हैं जो बहुत गंदी तरह बात करते हैं, जो बहुत बदतमीजी तरह बात करते हैं, परंतु मैं कहूँगी ऐसे अच्छे डॉक्टर भी हैं, बिहार में भी हैं, और हम चाहे तो आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं उन डॉक्टरों के साथ जो आपकी हेल्प कर पाएंगे, जो बेटर अबॉर्शन के बारे में बता पाएंगे।
तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बॉडी पे एक ध्यान दीजिए कि आपका बॉडी कैसे, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे चल रहा है। अगर आपका डिले होता है तो एक बार टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट करा के अगर नेगेटिव आया तो अच्छी बात, अगर आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी तो अच्छी बात है, फिर आप समझ सकते हैं अच्छा ठीक है प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या हो सकता है, हार्मोन का दिक्कत है, क्या मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, या मैंने दवाई खाया था इसलिए मेरे को पीरियड्स नहीं हो रहे, तो थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो इसी पे हमने बात की थी और मैं अब हमारे पास हाँ इतना ही था आप सबके लिए। मैं आशा करती हूँ आप सबने फॉर्म भरा होगा ताकि ये हमें हमारे अभियान में हमारी बहुत मदद कर पाए। हम आगे जाके भी और सेशन ले रहे होंगे बिहार में, और अगर आप चाहे तो आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं बोल के कि प्लीज जुड़े इस टॉपिक के साथ, ताकि हम और अपने डाउट्स को, अपने जो कंफ्यूजन है, मिथ्स को क्लियर कर पाए, अच्छी तरह क्लियर कर पाए। तो आगे भी हम लोग कर रहे होंगे ऐसे सेशन, तो प्लीज अपने दोस्तों से, गर्लफ्रेंड्स से बोलिए, और हम धीरे धीरे इवन बॉयफ्रेंड्स और बॉयज के लिए भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी नहीं कि सारी औरतों को पता हो, धीरे धीरे लड़कों को भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब अबॉर्शन की बात आती है, जब प्रेगनेंसी की बात आती है, आदमी लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बॉडी में, तभी हम अच्छी तरह पूरी सोसाइटी में थोड़ा सा कहते हैं ना होलिस्टिकली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना टाइम सुबह से आए और स्पेंड किया इसमें, और अपनी अभिप्राय आपने रखे। रीटा जी, अगर आपको, मैं आपको फिर से 5 मिनट और देती हूँ, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, और अगर आपको नहीं बोलना है तो इट्स ओके। नेक्स्ट सेशन में अगर आप ज्वाइन होती हैं कहीं पर, फिर आप वहां पर बोलिए। तो थैंक यू एवरीवन। मैं 2 मिनट, हाँ थैंक यू। तो हम इसके साथ ये कॉल क्लोज करते हैं, और प्लीज वो जो मैंने आपका सर्विस शेयर किया उसको फिल कीजिए, वो हमें बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू, टेक केयर। और